तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, ग्रे कैसल के रियल किंग जिंदा है, जो कि अभी चर्च के कैद में है, जहाँ पे चर्च का प्लान पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। अब आगे हमें विच एसोसिएशन कैंप माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और यह जगह वही विचेस का पहला वाला शेल्टर होता है, जहाँ पे हम कुछ विचेस को देखते हैं, जिसमें से कुछ विचेस मैच्योरिटी के दौरान मारे जाते हैं। उसमें से एक लेडी की आ रही होती है। आखिरकार ये लोग एंटी फेज में सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, जहाँ पे और एक लेडी की आ रही होती है। तो फिर हमारा अगला कदम क्या होगा? इस बीच डीमन के साथ एनकाउंटर होने के बाद सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि इस कैंप पे वापस लौट पाए हैं। हालांकि हम इस ठंडी और डीमन से बच गए हैं, लेकिन फिर भी इस एंटी फेस में हमारे 2 सिस्टर्स मारे गए हैं और सच में आधा महीना बीत चुका है, लेकिन टीचर और बाकी सारे फाइटर्स ये अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। तो और एक लेडी क्या आ रही होती है, हमारे पास बहुत सारा खाना भी नहीं है और इससे हम इस पूरी सर्दी को नहीं काट पाएंगे। तो और एक लेडी क्या आ रही होती है, उम्मीद मत छोड़ो। तो उसकी बात सुनते हुए और एक लेडी कहती है, लेकिन आखिर हम कहाँ जा सकते हैं? क्या हम उस हॉली माउंटेन को ढूंढ पाएंगे? तभी वहाँ पे कोई आता है, जो कि देखते वो लोग हैरान होते हैं और इसी के साथ वो देखते हैं कि उनके सामने लीफ होते हैं, जो कि देखते उनमें से एक लेडी कहती है, क्या लीफ तुम यहाँ पे? इसी के साथ हम देखते हैं कि लीफ वहाँ पे आते ही नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसी के साथ हमें लीफ की पहले की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसी माउंटेन से वापस अपने शेल्टर की ओर लौट रही होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती टीचर, सिस्टर और सभी लोग मारे जा चुके हैं और ये एंटी फेज के लिए सबसे खराब टाइम है। इसी के साथ वो नीचे बैठ जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर है, जहाँ पे ये देखते वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आँख खुलती है और गाइस ये बस उसका एक सपना था, जहाँ पे से देखते हुए वो दूसरी सिस्टर कह रही होती है, तो तुम फाइनली जाग चुके हो। यहाँ पे शेल्टर में लौटने के बाद तुम 2 दिनों तक बेहोश रहे। तो उसकी बातें सुनते हुए लीफ उससे कह रही होती है, ह्यूमिंग बर्ड क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या हुआ? तो उसकी बातें सुनते हुए ह्यूमिंग बर्ड उससे कह रही होती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो या तुम कुछ खराब महसूस कर रही हो? तो और एक लेडी कह रही होती है, मैं सोच नहीं सकती कि शेल्टर में आना इतना ज्यादा मुश्किल रहा। तो और एक लेडी कह रही होती है, मुझे माफ करना, यहाँ तक कि हमारी जड़ी बूटियां भी तुम्हारे जख्म को ठीक से भर नहीं पाई है और हमें तुम्हारे हर एक पैर से 2-2 उंगलियां काटनी पड़ी है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो से कह रही होती है, मैं जिंदा हूँ इतना ही ठीक है, मैं अपना कंपैरिजन उन सिस्टर से नहीं कर सकती जो कि मर चुके हैं। तो दूसरी लेडी कह रही होती है, लीव मुझे माफ कर देना, तुम अभी जागी हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बारे में बात करनी है। तो लीव कह रही होती, बताओ ये कैसी बात है? तो वो लेडी उससे कह रही होती है, जब तुम सो रहे थे तब हमने बातचीत की और अगर सारा वापस नहीं आती है तो हमें उम्मीद है कि तुम हमारे टीचर का रोल निभाओगे। वैसे भी हमारे इस हॉरिबल कैजुअलिटीज को देखते हुए अगर हम कोई नया लीडर नहीं चुनते हैं तो हमारे एसोसिएशन ये टुकड़ों में बिखर जाएगा और यहाँ तक कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जो कि फाइट कर सकती हो और हमें लीड के लिए किसी की जरूरत है और ये तुम हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लीफ कह रही होती है, तो फिर ठीक है चलो नाइटिंगेल को ढूंढते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वो सभी हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है, क्या वो? तो और एक लेडी कह रही होती है, क्या तुम बॉर्डर टाउन में जाना चाहते हो? तो दूसरी लेडी कह रही होती है, अगर वो हमसे झूठ बोल रहा हो तो क्या होगा? इसी के साथ ह्यूमिंग बर्ड कहती है, वेंडी और बाकी सभी वो भी वही पर ही है। तो और एक लेडी कहती है, हो सकता है कि वो लोग पहले मर चुके हो। तभी लीफ खड़े होते हुए कह रही होती है, खैर ठीक है, तुम सभी लोग एक सेफ लोकेशन पे रेस्ट करो, मैं सबसे पहले आगे जाऊंगी और सिचुएशन का पता लगाऊंगी और अगर नाइटिंगेल झूठ बोल रही है तो मैं टीचर के पोजीशन को ले लूंगी और अगर मैं मर जाती हूँ तो स्क्रॉल बाकी सिस्टर्स को लेके आगे बढ़ना। तो उसकी बातें सुनते हुए स्क्रॉल कह रही होती है, लेकिन तभी लीफ उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी कॉम्बैट के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल पावर ये किसी लीडर से कम नहीं है। इसी के साथ तुम बिल्कुल वेंडी की तरह हो और तुम दोनों ही एसोसिएशन के सबसे ओल्डेस्ट वेटरन्स हो। इसी के साथ तुमने यहाँ पे किंगडम के ईस्ट साइड से लेकर माउंटेन तक सफर किया है, तो इसीलिए तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हर कोई तुम्हारी ओर देखता है और इसी के साथ टीचर के लिए तुम्हारी पोजीशन सबसे ज्यादा सूटेबल है। तब स्क्रॉल उससे कह रही होती है, अगर नाइटिंगेल सही है तो क्या होगा? तो लीफ कह रही होती है, तब एसोसिएशन के एग्जिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं रहेगा और बॉर्डर टाउन वो हमारा नया हॉली माउंटेन होगा। इसी के साथ हमें बॉर्डर टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे डिमोनिक बीस्ट बॉर्डर टाउन पर अटैक करते हैं, जहाँ पे हम वैन को देखते हैं जो कि काफी इजीली उनसे निपट रहा होता है और बाकी सभी लोग भी बहुत ही इजीली उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच वैन का जो स्पीयर होता है वो टूट जाता है। तभी वहाँ पे और एक पर्सन आता है और इससे कह रहा होता है, ये स्पीयर तुम इसे रख लो। जो कि देखते वैन कह रहा होता है, क्लॉ अगर तुम फर्स्ट डिवीजन से यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो क्लॉ से कह रहा होता है, मैं बैकअप रीइंफोर्समेंट के साथ हूँ और जहाँ पर मेरी जरूरत होती है मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। खैर ग्रेपफुट और रॉडनी उन दोनों के बारे में क्या? तो उसकी बातें सुनते हुए वैन उससे कह रहा होता है, तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? अपनी आंखें आगे रखो, क्या तुम किसी वुल्फ के हाथों मरना चाहते हो? तो क्लाउन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कह रहा होता है, इतना टाइम हो चुका है लेकिन ये अभी भी इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मॉन्स्टर्स पागल हो चुके हैं या फिर कुछ और? तो वैन कह रहा होता है ये तो शुरू से ही पागल थे। तो क्लॉ कह रहा होता है खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी
मुश्किल से यहाँ पे आते हैं, हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, हमें फाइट पर ध्यान देना चाहिए। तो वैन कह रहा होता है वुल्फ्स, फॉक्सेस, बोअर्स और बियर्स, इनसे इस वॉल को कोई भी खतरा नहीं है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है महाराज के रूल्स के तहत हमने टाउन के बाहर तक फैले टेरिफाइंग डीमंस को कंट्रोल करने का फैसला किया है, जहाँ हम इससे पहले लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के पावर से अचीव कर सकते थे, जहाँ पे हम जैसे डाउनटाउन एरिया का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। लोग हमें कायर, बेकार, कचरे के टुकड़े कहते थे, लेकिन अब हम किसी आर्मी से कम नहीं है। यहाँ तक कि हमारा टाउन के इडियट रैमी भी ट्रेनिंग के बाद बहुत ही पावरफुल बन चुका है और अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता है। हमने सबसे पहले 2 एक्स की वजह से इस सिविलियन आर्मी को ज्वाइन किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ और हर कोई जानता है कि हमारा ये कॉन्फिडेंस ये सिर्फ हमारे डेली ट्रेनिंग से नहीं आता है, इसका सबसे बड़ा पार्ट हमारा ये महाराज है। और जब भी सायरन बजता है तो वो हमेशा दीवार की ओर दौड़ पड़ते हैं और तब से उन्होंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। हमारे पास अपने गन्स के अलावा और भी ताकतें हैं, जहाँ पे हम एक बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को इजीली हरा सकते हैं। इसी के साथ हम एक लायन हाइब्रिड को देखते हैं जो कि उनकी ओर ही करीब बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम रोलैंड को देखते हैं जिसके पास एक खबरी आता है और उससे कह रहा होता है महाराज रिपोर्ट, एक हाइब्रिड दीवार की ओर बढ़ रहा है और वो एक विंग्ड लायन हाइब्रिड है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है ठीक है, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। तभी वहाँ पे लाइटनिंग आती है और कह रही होती है महाराज क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है अपने आप से आगे मत बढ़ो, अभी वक्त नहीं आया है, और हाँ प्लान के अकॉर्डिंग चलो, अपने आप पर दबाव मत डालो। तुम सिर्फ उस डीमन के लिए एक चारा हो और कुछ नहीं, तो इसलिए अपने आप पर ज्यादा फोकस करो। इसी के साथ एक सर्टेन हाइट बनाए रखना। वो सच में बहुत ज्यादा दूर नहीं उड़ सकता, लेकिन वो जब जंप करता है तो ये काफी ज्यादा बड़ा जंप होता है। अभी हम देखते हैं कि वो जो हाइब्रिड होता है वो उसी दीवार पे चढ़ जाता है। तो ये देखते हुए लाइटनिंग कह रही होती है तो क्या मैं जा सकती हूँ? इसी के साथ वो आगे बढ़ती है, जहाँ पे वो रोलैंड से कह रही होती है चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। जो कि देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो इस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करो। तो उसके ये भाषण सुनते हुए लाइटनिंग रुक जाती है और उसे अजीब तरीके से देखने लगती है, जहाँ पर रोलैंड उससे कह रहा होता है क्या आकर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम रुक क्यों गए हो? उसकी बातें सुनते हुए लाइटनिंग उससे कह रही होती है तुम कुछ अजीब साउंड कर रहे हो। जो कि देखते रोलैंड कहते हैं क्या मैं कुछ अजीब हूँ? तो उसे देखते हुए एना और नाइटिंगेल कह रही होती है हाँ बिल्कुल तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। ये सब देखते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता है ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे अपने वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसी के साथ वो उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों भी आगे बढ़ो और हाँ प्लान से भटकना मत, इसी के साथ सेफ रहना। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइटनिंग उसी हाइब्रिड का ध्यान भटका रही होती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है हे कुत्ते हो सके तो मेरे पास आओ। तो उसे देखते हुए वो हाइब्रिड काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए लाइटनिंग अपनी पावर का यूज करती है और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगती है। जो कि देखते हुए वो हाइब्रिड भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो उसी तरफ हम नाइटिंगेल को देखते हैं जो कि अपने इनविजिबिलिटी का यूज करते हुए एना को ले जा रही होती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि लाइटिंग ने उसे अपने जालों में फंसा लिया है और वो लगभग टाउन स्क्वायर में है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस हाइब्रिड के सेंसेस ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, भले ही हम छिपे हुए क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो हमें डिटेक्ट कर सकता है। इसी के साथ एना तुम्हारी मैजिक रेडियस ये 10 कदम तक है, तो इसका मतलब हम उसके टेल तक ही पहुंच सकते हैं, तो हमें तेजी से एक छलांग लगानी होगी। दूसरी तरफ हम लाइटनिंग को देखते हैं जो कि उसी हाइब्रिड को अपने पीछे पीछे लेके आ रही होती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि तुम मुझे पकड़ सको। इसी के साथ ये मौका देखते हुए नाइटिंगेल एना को आगे फेंकती है, जहाँ पे एना कूदते हुए अपनी फ्लेम का यूज करती है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। जो कि देखकर लाइटनिंग कह रही होती है एना की फायर ये स्टील तक को पिघला सकती है, मेरे लड़के तो आखिर तुम क्या चीज हो। इसी के साथ हम दूसरी तरफ वैंडी और रोलैंड को देखते हैं, जहाँ पे वैंडी उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे उनका काम पूरा हो चुका है, मैं तो मदद भी नहीं कर पाई हूँ। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है खैर तुम लोग फाइट ना करो, ये इतना ही ज्यादा अच्छा है। अभी हम देखते हैं कि बाकी सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। जो कि देखकर लाइटिंग कह रही होती है क्या वो लोग भाग रहे हैं? तो और एक पर्सन कहता है देखो ये डीमंस तो पीछे हट रहे हैं। अभी वो आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है रुको आसमान की तरफ देखो। इसी के साथ सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वो सूरज निकल रहा है और यहाँ पे सूरज का निकलने का मतलब यह है कि ये जो डीमन मंथ है ये खत्म हो चुका है। ये देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं आखिरकार ये डीमन मंथ खत्म हो चुका है और ये सन बाहर आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोलैंड बॉर्डर टाउन के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन सभी लोगों के सामने खड़े होते हुए कह रहा होता है तो बॉर्डर टाउन के निवासियों गुड आफ्टरनून, मैं यानी कि बाहुबली, मेरा मतलब मैं ग्रे कैसल का फोर्थ प्रिंस रोलैंड विंबलडन। वो ऐसा कहता है कि सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं महाराज महाराज का थैंक यू, हम लोग जिंदा बच गए हैं और सभी लोग उसके नाम पे नारे लगा रहे होते हैं। जहाँ पर रोलैंड कह रहा होता है मेरे लोगों
ये डीमन मंथ बीत चुका है और सिविलियन आर्मी के बहादुरी की बदौलत हमारे इस बॉर्डर टाउन ने दुश्मन के खिलाफ जीत हासिल की है। फोर्ट्रेस हमें भूखा रखते थे और ठंडे से परेशान करते थे, लेकिन आज हमारी सक्सेस उन्हें बताएगी कि हार्ड वर्क क्या होता है। तो सभी लोग कह रहे होते हैं हाँ ये सही है, हमें उन पर डिपेंड रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। महाराज आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो रोलैंड कह रहा होता है तो चलिए अपने इस रेडिएंट और ऑनरेबल जीत को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को हमेशा याद रखने वाला एक बड़ा दिन बनाते हैं। तो आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि अब से जिस दिन ये डीमन मंथ खत्म होगा उस दिन को विक्ट्री डे कहा जाएगा। और इसी के साथ आज हमारे पास जश्न बनाने के लिए काफी अच्छे खाने होंगे, जहाँ टाउन स्क्वायर डांस में पार्टिसिपेट लेने वाले सभी लोगों को अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सभी के सामने कार्टर एक बड़े से सुअर के मांस को लेके आता है, जहाँ पर रोलैंड कह रहा होता है मेरे लोग आज के इस दिन का मजे उठाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आयरन एक्स वहाँ के लकड़ियों को जलाता है, जहाँ पे वो सभी उसी चीज को पकाते हैं। इसी के साथ वहाँ पे डांस किया जाता है और जश्न बनाया जाता है। जहाँ पे ये सब कुछ देखते हुए आयरन एक्स कह रहा होता है क्या ये सब कुछ हर कोई समझ चुका है, क्या कोई इसे ट्राई करना चाहता है? जब तक तुम लोग यहाँ पे डांस करोगे तब तक तुम्हें यहाँ पे मीट मिलता रहेगा और तुम जितनी देर तक यहाँ पे रहोगे तुम्हें उतनी देर तक मांस मिलता रहेगा। ये सुनते ही वो लोग और भी ज्यादा खुश होते हैं और वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम रोलैंड को देखते हैं जिसके पास कार्टर आता है और वो उससे कह रहा होता है महाराज क्या ये सचमुच ठीक है? अगर हमने बचे हुए मांस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो रोलैंड कह रहा होता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कार्टर ये समारोह को देखते हुए कह रहा होता है वैसे क्या इसे एक समारोह के रूप में माना जाएगा? देखो आयरन एक्स उन्हें क्या सिखा रहा है। तो ये देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हालांकि डांस बहुत ही ज्यादा सिंपल है लेकिन हर कोई बहुत ही ज्यादा फन कर रहा है। हम देखते हैं वो सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर रोलैंड ये सब देखते हुए कह रहा होता है बॉर्डर टाउन के लोगों के लिए डीमन मंथ से बचना ये एक यादगार चीज है और अगर हम ऐसे ही इस ट्रेडिशन को 3-4 साल तक सेलिब्रेट करते रहे तो ये आगे भी चलता रहेगा। और कुछ समय बाद यहाँ के लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि उनके रूलर का लीडरशिप सच में दूसरे टेरिटरी से बिल्कुल अलग है। उन्हें इस जगह से जुड़े होने का एहसास होगा और इसी के कुछ समय बाद वो दौड़े दौड़े अपने महल की ओर जा रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कहता है आखिरकार ये टाइम आ चुका है, ये हमारा प्राइवेट डिनर होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे रोलैंड और बाकी से विचेस होते हैं, जहाँ पे एना खाना बना रही होती है। जहाँ पे रोलैंड आते हुए कह रहा होता है मिस एना मेरे लिए भी एक रोस्ट बनाओ। तो उसे देखते हुए लाइटनिंग काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है महाराजा आखिरकार आप वापस आ चुके हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे एना को देखते हैं जो कि अपनी पावर से उन मीट्स को पका रही होती है, जिसे देखते हुए नाना बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है इसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर हम नाइटिंगेल को देखते हैं जो कि काफी इजीली उन मांस को काट रही होती है। जहाँ पे से देखते हुए वैंडी कह रही होती है तुम्हारी नाइफ स्किल की तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे ये सब देखते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक प्रिंस का लाइफ होना चाहिए और विचेस का भी। यहाँ पर वैंडी लाइटिंग से कह रही होती है हे ज्यादा मत पीना। तो लाइटिंग उससे कह रही होती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी पी सकती हूँ? ये सब देखते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता है इन जैसे एबिलिटीज वाले लोगों का शिकार नहीं किया जाना चाहिए, ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और अगर ये सभी मेरी ओल्ड टाइम लाइन यानी कि मेरे पास्ट लाइफ में मौजूद होते तो ये लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं उन्हें इस जगह पर एक नॉर्मल लाइफ जीने का वादा कर सकता हूँ। तभी अचानक वहाँ पे लाइटनिंग आती है जो कि उसके गालों पर किस कर लेती है। ये देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे नाइटिंगेल और एना भी ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पर रोलैंड ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी लाइटनिंग उससे कह रही होती है सेलिब्रेशन के दौरान एक वुमेन टेरिटरी के रूलर को किस कर सकती है और ये ट्रेडिशन है। और हाँ मेरे डैड भी हर जश्न में मुझसे ऐसा ही कहते थे। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड कहते हैं हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उसे ऐसा कहते हुए देख नाइटिंगेल उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। तभी रोलैंड लाइटनिंग से कह रहा होता है वैसे लाइटनिंग लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा नशे में हो, तुम्हें सोने की जरूरत है। तो लाइटनिंग चिल्लाती हुई कह रही होती है ये इम्पॉसिबल है, मैं समुद्र में कोई भी ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट नहीं आ रही हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे नशा चढ़ा हो। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है बहुत रात हो चुकी है और सोने का टाइम हो चुका है, तो जाओ और सो जाओ। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रही होती है वो बस टिप्सी है, तुम लोग खाते रहो और एंजॉय करो। यहाँ पर हम एना को देखते हैं जो कि थोड़ी सी उदास होती है। इसी के कुछ समय बाद हम रोलैंड को देखते हैं जो कि अपने रूम पे वापस जा रहा होता है और मनीमन कह रहा होता है मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने भी एंजॉय किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, मेरा सर दर्द करने लगा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एना आती है
जो कि उसके सामने खड़े हो जाती है। तो उसे देखते हुए रोलैंड भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अभी अभी जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, मैं सच में नहीं जानता कि वो ऐसा करने वाली है। तो एना उससे कह रही होती है हाँ मुझे पता था। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है वो सचमुच काफी ज्यादा यंग है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो एना उससे कह रही होती है हाँ मुझे ये भी पता है, मैं इतनी बोल्ड नहीं हो सकती कि मैं लाइटनिंग की तरह सबके सामने ऐसा करूं, और इसलिए मैंने तुम्हारा यहाँ पे वेट किया। और इसी के साथ वो उसके पास आती है और ऐसे इन दोनों की रात सबसे ज्यादा अच्छी जाती है। इसी के दूसरी तरफ हम वैंडी को देखते हैं जो कि किताब पढ़ रही होती है, जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है यहाँ तक कि चर्च की ओरिजिन की ये बुक्स में भी डीटीज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, उन्होंने लीडर की प्रेडिसेसर को सीधे पॉप के टाइटल में रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे मैं जितना ज्यादा इसे पढ़ती जाती हूँ उतना ही ज्यादा मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री के सैकड़ों सालों तक फैला हुआ है, जहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। और ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ रिकॉर्ड भी गायब होते जा रहे हैं। तभी अचानक उसके सामने नाइटिंगेल आती है, जो कि देखती हुए वो काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है नाइटिंगेल सरप्राइज हो कि तुम यहाँ पे हो, वैसे भी देखो कितनी रात हो चुकी है। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है नाना को घर जाना था तो इसलिए मैं उसके साथ चली गई। वैसे लाइटनिंग आखिर वो कहाँ पे है? तो उसके बाद सुनते हुए वैंडी से कह रही होती है जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी वैसे ही वो सो गई और वो बार बार डैडी डैडी चिल्ला रही थी। वैसे लाइटनिंग का ये करेज ये बाउंडलेस लगता है, लेकिन वो अभी भी एक बच्ची है। तभी नाइटिंगेल उससे कह रही होती है तुम्हारी नजर में तो हर कोई बच्चा है ना? ये कहते हुए उस बुक को छीन लेती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है महाराजा ने तुम्हें पहले कहा था कि रात को किताब ना पढ़ो, इससे तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है, खासकर तुम्हारे बिस्तर पर जब खराब रोशनी तुम्हारे आई साइट को खराब कर देगा। तो उसकी बात सुनते हुए वैंडी से कह रही होती है हाँ महाराजा ने इसके बारे में बोला था, लेकिन आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? लाइटनिंग ने जो किया उसके बाद तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो उसकी बात सुनते हुए नाइटिंगेल थोड़ी सी शॉक होती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है क्या मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वैंडी उससे कह रही होती है ये और किसके बारे में हो सकता है? वेरोनिका तुम जानते हो। तो उसकी बात सुनते हुए नाइटिंगेल थोड़ा सा गुस्सा होती है, जहाँ पे वैंडी उससे कह रही होती है रोलैंड विंबलडन इस किंगडम के 4th प्रिंस है और यहाँ पर हमारा मिशन उन्हें ग्रे कैसल के राजा बनने में मदद करना है। वो इस नेशन का इलाज करेगा, जहाँ पे वो हमारे सिस्टर्स की देखभाल करेगा। हालांकि फैक्ट तब भी नहीं बदलेगा क्योंकि वो एक रॉयल ब्लड से है, और जब टाइम आएगा तो वो एक ड्यूक की बेटी से शादी कर लेगा या फिर किसी दूसरे राजकुमारी से, और ऐसे ही वो अपने अगले जनरेशन को जन्म देते रहेगा। और वेरोनिका हम विचेस है, हम बच्चे नहीं दे सकते हैं, हेवन ने हमें कुछ प्रिविलेज दिए हैं लेकिन उन्होंने हमसे कुछ छीना है और यही हमारी फेट है। मैं आशा करती हूँ कि तुम समझ चुके होंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, और इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाती है। सीन चेंज होता है, हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे वैन और उसकी टीम साफ सफाई कर रही होती है, जहाँ पे क्लॉक कह रहा होता है क्या हमारा काम पूरा हो चुका है? मैं वापस उसी माइन पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन मुझे इस डीमन मंथ की याद आती है। तो उसकी बात सुनते हुए वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है हाँ मुझे भी, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं आयरन एक्स की तरह लाइफ जीता। आर्टिलरी टीम में होना ये सच में भगवान की कृपा है, हमें हर दिन मांस मिलता है और महीने में 15 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। तभी वैन कह रहा होता है हम इस डीमन मंथ में इसलिए सरवाइव कर पाए हैं क्योंकि महाराजा ने काफी सारा राशन बांटा है, और जब इसके बारे में सोचो तो पिछले 2 सालों में हाफ डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट बच नहीं पाई है, और इसके अलावा इस टीम को इतनी आसानी से डिसमिस नहीं किया जाएगा। वैसे भी हमारे महाराज ने सिर्फ हमें गन पाउडर को जलाने के लिए तो रिक्रूट नहीं किया होगा। तो क्लॉज से क्या रहा होता है लेकिन डीमन मंथ ये तो चला गया है, तो फिर आखिर ये आर्टिलरी डिवीजन ये किस काम आएगा? ये सुनते हुए वैन उससे क्या रहा होता है ये सब हमें कल पता चलेगा। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे आयरन एक्स सभी सोल्जर को इकट्ठा करता है, जहाँ पे वो सभी लोगों से क्या रहा होता है हम आज यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि महाराजा को एक अनाउंसमेंट करना है। तुम लोगों ने अपने मिशन को पहले पूरा कर लिया है जो कि बोरो टाउन को डीमन से प्रोटेक्ट करना था, और इन 3 महीने 6 दिनों में तुम लोगों ने महाराजा से एक्नॉलेजमेंट हासिल की है, जहाँ पे अब ये सिविलियन आर्मी महाराजा की अब प्राइवेट आर्मी होगी। तो अगर कोई इसे जारी नहीं रखना चाहता है तो प्लीज बाहर आ जाए। तभी वहाँ पे क्लो अपना हाथ ऊपर करता है और क्या रहा होता है प्राइवेट आर्मी, आखिर इससे महाराजा क्या चाहते हैं? क्या इसका मतलब यह होंगे कि हम नाइट्स होंगे? तो उसकी बातें सुनते हुए आर्नेक्स कह रहा होता नहीं, एक प्राइवेट आर्मी एक वोकेशनल मिलिट्री फोर्स को रेफर करता है, जहाँ पे तुम सिर्फ महाराजा और उनके टेरिटरी की रक्षा के लिए काम करोगे। अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो तुम लोग बैटल में विक्ट्री के पर्पज से पूरे साल ट्रेनिंग करोगे। तो क्लॉज से क्या रहा होता है तो फिर सिविलियन आर्मी के रूप में हमारा जो एक्सपीरियंस था क्या यह उससे अलग होगा? तो उसकी बातें सुनते हुए आयनक्स कह रहा होता है
यहाँ पर तुम्हें ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा काम और हाई सैलरी मिलेगी। वहाँ पे एक पर्सन कह रहा था कि क्या हाई सैलरी से आपका मतलब क्या है? तो आईएनएक्स कह रहा होता है प्राइवेट आर्मी में एक मिलिट्रियल हायरार्ची होगी जहाँ पे इस बैटल में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पाने वाले को प्रमोट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरी पोजीशन को ही देख लो, जहाँ पे एक मिलिट्री ऑफिसर को ज्यादा सैलरी मिलेगी और उसका खुद का एक जगह होगा। तो ये सब देखते हुए वैन मैनेजमेंट कह रहा होता है क्या ये कुछ ज्यादा ही कंपटीशन नहीं क्रिएट कर रहा? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी आईएनएक्स सभी लोगों से कह रहा होता है लेकिन रुको प्लीज, इसे याद रखना एक बार जब तुम इस प्राइवेट आर्मी में भर्ती हो जाते हो तो ये सिविलियन आर्मी के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट होगी, जहाँ पे मिशन को नाकारना, अपने स्क्वाड को छोड़ना, धोखा देना और ऐसे कई सारे सजाओं की बहुत ही कड़ी सजा दी जाएगी। इसमें खाने के लिए कटौती नहीं होगी बल्कि मौत की सजा दी जाएगी और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम लोग अपना चॉइस चुन सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वैन मैनेजमेंट कह रहा होता है मैं जो पर्सन हुआ करता था वो अब गायब हो चुका है। स्टेट और रैंक ये मेरी लाइफ में इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है अभी के लिए। अब मैं एक सिविलियन आर्मी का मेंबर बन चुका हूँ और प्राइवेट आर्मी का मेंबर भी बन जाऊंगा और मैं हमारे महाराज के लिए फाइट करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आईएनएक्स कह रहा होता है क्या इसे छोड़ने वाला कोई भी नहीं है? ये तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर आज तुम सभी महाराज के प्राइवेट आर्मी बनने वाले हो। इसी के कुछ समय बाद हमें रोलैंड के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने लाइटनिंग होती है और उससे कह रही होती है क्या 4 माइल्स? तो रोलैंड कह रहा होता है हाँ ये वो दूरी है जो कि प्राइवेट आर्मी को हर सुबह दौड़ना होगा। तो उसकी बात सुनते हुए लाइटनिंग उससे कह रही होती है बाहर का बर्फ अभी तक पिघला भी नहीं है तो वो लोग दौड़ने से ज्यादा तो रेंग रहे होंगे। महाराज सच में ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे इस रेजिमेंट में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, मैं सीधे गन पर जंप नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे लाइटनिंग एक नए प्रोजेक्ट को देखती है जहाँ पे वो कह रही होती है अब ये किस तरीके का नया इन्वेंशन होने वाला है। इसी के साथ वो और नाइटिंगेल उसे देखने लगते हैं। यहाँ पर रोलैंड मनीमन कह रहा होता है इसी के साथ मुझे यहाँ पे आर्मी के स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ रेगुलेशन, अवार्ड्स और पेनल्टीज को क्रिएट करने होंगे। अगर इसके बारे में सोचो तो ये मुझे एक हेडेक देता है। सच में ये काफी ज्यादा बेकार है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने मिलिट्री की तरह चेस खेला था लेकिन अब मैं उसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुका हूँ और इसीलिए मुझे ये सब कुछ अकेले ही करना होगा और ये कुछ ऐसा है जो कि दुनिया में पहले कभी नहीं किया गया है तो शायद ये बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को देखते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है आखिर ये क्या हो सकता है? वैसे मैंने महाराज को इसे बायोनेट कहते हुए सुना था। तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है जो कि देखते हुए नाइटिंगेल और लाइटनिंग दोनों ही गायब हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि बैरोन अंदर आता है और कह रहा होता है महाराज लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस से एक एरिस्टोक्रेट आपसे मिलने के लिए आया है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है क्या कौन, क्या ये वही अम्बेसडर है? तो बैरफ कह रहा होता नहीं ये वो नहीं है, ये एक नोबल है जो कि डीमन मंथ के दौरान यहाँ से चले गया था लेकिन अब ये वापस आ चुका है और इसका नेम क्रीस है। इसी के साथ बोरोटान में उसका जो घर था उसे तोड़ दिया गया क्योंकि ये वॉल कंस्ट्रक्शन के सामने आ रहा था और इसी वजह से वो अब लॉबी में है और वो इसके एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहा है। इसी के कुछ समय बाद हम उसी क्रीस को देखते हैं जो कि रोलैंड के सामने बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो रोलैंड से कह रहा होता है पूरे सम्मान के साथ महाराजा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने उन इडियोटिक स्मिथ को मेरा घर तोड़ने के लिए क्यों दिया? वो एक वंडरफुल मेंशन था जिसमें मैंने 100 नहीं 150 गोल्ड रॉयल्स को खर्चा था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड से कह रहा होता है क्या तुम बोरो टाउन के पश्चिम की ओर उस बड़े घर के बारे में बात कर रहे हो? तो क्रिस कह रहा होता है हाँ ये वही है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ, वो घर दीवार के बहुत ही ज्यादा करीब था जो कि हमारे रास्ते पे आ रहा था लेकिन फॉर्चुनेटली सिटी हॉल ये तुम्हें सब कुछ दे देगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो क्रिस कह रहा होता है कितना, आखिर मुझे कितना मिलने वाला है? तो रोलैंड उससे कह रहा होता है तो मैं 20 गोल्ड रॉयल मिलने वाले हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए क्रिस कहता है कि क्या 20 गोल्ड रॉयल? महाराज ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, आखिर मैं बाकी पैसे कहाँ से इकट्ठा करूंगा? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कहता है इकट्ठा, ये राशि पहले से ही प्रॉपर्टी के मालिक को ट्रांसफर कर दी गई है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो आदमी यानी कि क्रिस काफी ज्यादा गुस्सा होता है जहाँ पे वो कहता है रुको रुको एक सेकेंड महाराज ऐसा लगता है कि आपने गलती कर दी है, उसका ओनर मुझे माना जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड से कहता है क्या ऐसी बात है, लेकिन इस सर्दियों के दौरान तो तुम आसपास भी नहीं दिखाई दिए तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा घर है? तो क्रिस चिल्लाते हुए कहता है बेशक मैं लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस में गया था और ऐसी जगह पर कौन रहेगा, अगर मैं यहाँ पर रहता तो डीमस मुझे खा जाते। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने डीमस के प्रति अपने डर की वजह से रूलर को छोड़ दिया है, क्या ये सही है? इसी के
साथ हम देखते हैं कि कार्टर आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए क्रिस कहते हैं महाराज आखिर इसका मतलब क्या है। फिर कार्टर उसे पकड़ते हुए उसे नीचे बैठा देता है, जहाँ पे रोलैंड उससे कह रहा होता है ये आसान है, तुम्हारे पास दो चॉइस है, एक तो तुम खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो और मान लो कि वो घर तुम्हारा नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि मैं बस दिखावा कर रहा था और मैं तुम्हें जाने दूंगा। खैर दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और तुम्हें फांसी दे दूंगा, वो भी डीमन मंथ के दौरान अपने रूलर के अगेंस्ट टेरिटरी को छोड़ने की वजह से। तो बताओ आखिर तुम किसे चुनते हो। तो इसकी बातें सुनते हुए क्रिस घबराने लगता है और कह रहा था महाराज मैं गलत था, वो हाउस वो मेरा नहीं था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड हंसते हुए क्या रहा होता है, अच्छा तो ये एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए क्रिस वहाँ से जाने लगता है, तभी रोलैंड उससे क्या रहा होता है, अरे हाँ रुको, तुम तो लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस में जा रहे हो, तो इसलिए प्लीज वहाँ पे मेरा एक लेटर भेज दो। उनसे कहो कि वो नोबल्स जो कि कंफ्यूज्ड है, वो अगर ये दो चॉइस नहीं चुनते हैं तो यहाँ पे आकर मेरा टाइम बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं पर ही रहने के लिए कहो। तो उसकी बातें सुनते हुए क्रिस घबराते हुए क्या रहा होता है, जैसे कि आपका है महाराजा। इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है और बॉर्डर टाउन से बाहर की ओर जाते हुए मनी मन क्या रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का राजकुमार है, वो बस एक बेकार सा पिल्ला है जिसे इस बेकार सा टाउन पे फेंक दिया गया है, और क्योंकि उसने कुछ डीमन से निपट लिया है तो क्या वो ये सोच रहा है कि वो खुद से ही सब कुछ कर सकता है। एक बार जब ड्यूक टेरिटरी को कलेक्ट कर लेता है तो इस बेवकूफ को नए किंग के कंट्रोल की वजह से वापस जाना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और तब तक मैं हंसने के लिए वेट करूंगा। ये कहते वो आगे बढ़ता है, तभी वो वहाँ पे एक लेडी को देखता है जो कि आगे बढ़ रही होती है, और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि लीफ होती है, जिसे देखते वो तो बिल्कुल पागल सा ही हो जाता है। जहाँ पे मनी मन क्या रहा होता है, ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज है, इतनी खूबसूरत लेडी आखिर इस बॉर्डर टाउन में क्या कर रही है, यहाँ तक कि कुछ प्रिंसेस इसके कंपैरिजन में भी फीकी है, लेकिन इतनी सुंदर लेडी वो महल की ओर जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो इस प्रिंस की लेडी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लीफ आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पे मनी मन क्या रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सिटी में वापस आऊंगी, माउंटेन से भागे हुए 6 महीना हो गया है, लेकिन अब भी ये बिल्कुल सपने जैसा लगता है। इसी के साथ वो वहाँ के लोगों को देखती है, जहाँ पे मनी मन कह रही होती है, लेकिन ये अजीब बात है, डीमन मंथ हाल ही में खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, तो क्या सच में यहाँ के राजा वैसे ही है जैसे कि नाइटिंगेल ने बताया था। इसी के साथ वो उसी महल के गेट के सामने आती है, जहाँ पे काफी सारे गार्ड्स होते हैं, जिन्हें देखते वो मनी मन कह रही होती है, अगर नाइटिंगेल झूठ बोल रही है तो मैं इस गेट से एंटर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर इस नाइटिंगेल ने एसोसिएशन को धोखा दिया और वो विचेस को मारने के लिए इंसानों के साथ काम कर रही है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं करूंगी और मैं उसे कभी भी अपने खिलाफ जीतने का मौका नहीं दूंगी, और अगर मैं जिंदा नहीं लौटी तो कम से कम स्क्रॉल सारे सिस्टर्स को संभाल लेगी। तभी हम देखते हैं कि वो जो नाइट्स होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं, ये प्रिंस का रेजिडेंस है और तुम जैसा कोई भी इंसान यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो पीछे हटो, और अगर प्रिंस से तुम्हारा कोई आपसी मामला है तो प्लीज सिटी हॉल की ओर बाई ओर मुड़ जाइए, तो वहाँ पे कोई तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो ये सुनते वो अपने स्कार्फ को नीचे उतारती है और कह रही होती है, मैं एक विच हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे लीफ भी घबरा रही होती है। तभी उनमें से एक पर्सन उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ पे किसके लिए आई हो मिस। जो कि सुनते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है, मैं यहाँ पे नाइटिंगेल, एना और नाना को देखने के लिए आई हूँ। तो उनमें से गार्ड उससे कह रहा था, प्लीज यहीं पर ही रहिए, मैं महाराज से आपके बारे में बात करता हूँ। इसी के साथ वो नाइट महल के अंदर जाने लगता है, जो कि देखकर लीफ मनी मन कह रही होती है, क्या वो मेरे सिस्टर को बुलाने के लिए जा रहा है या फिर वो रेनफोर्समेंट को लाने के लिए जा रहा है। शायद हो सकता है कि नाइटिंगेल ने अपने नेम को चेंज कर लिया हो या फिर अपीयरेंस को चेंज कर लिया हो, और ये पॉसिबल हो भी सकता है कि वो नाना और एना के बारे में झूठ बोल रही हो। और ऐसे वो कई सारी बातें सोच रही होती है कि तभी अचानक से उसके सामने नाइटिंगेल और वेंडी आ जाते हैं और इसे गले लगा लेते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसी के कुछ समय बाद हम रोलैंड को देखते हैं, जो कि उवासी ले रहा होता है, जहाँ पे वेंडी आते हुए कह रही होती है, गुड आफ्टरनून महाराज। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, वैसे यहाँ पे क्या हुआ है और नाइटिंगेल वो कहाँ पे गई है। तो वेंडी उससे कह रही होती है, वो अपने सिस्टर्स को ग्रीट करने के लिए गई है, जो कि देखते रोलैंड उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तभी वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते क्या सिस्टर्स। तो वेंडी उससे कह रही होती है, हाँ एसोसिएशन की सिस्टर्स, वो लोग बॉर्डर टाउन में आए हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या वो लोग हॉली माउंटेन की तलाश नहीं कर रहे
हैं और आखिर वो लोग यहाँ पे कैसे सकते हैं जो कि नाइटिंगेल को हर्ट करना चाहते थे। और क्या सहरा, क्या वो भी यहाँ पे आई है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, नहीं महाराज, उन्हें अपने जर्नी के दौरान टेरिफाइंग मॉन्स्टर से एनकाउंटर करना पड़ा, जहाँ पे सिर्फ 7 विचेस ही बचे हुए हैं। और जब वो लोग यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे सो रहे थे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नाइटिंगेल और लाइटनिंग को यहाँ पे लेके आना चाहिए था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, कोई बात नहीं, तुम जानते हो कि मैं ऐसी चीज के लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। साथ ही वो तुम्हारे दोस्त है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लोग आए हैं, मैं उन सभी को यहाँ पे रख लूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वैंडी उससे कह रही होती है, वैसे मैंने लीफ को ये कहते हुए सुना है कि उनमें से कोई भी कॉम्बैट टाइप की नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल ना हो। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, द स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट के इफेक्ट के रेंज के अंदर जब फाइट की बात आती है तो विचेस की एबिलिटी ही लिमिटेड हो जाती है, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो अगर हमें कोई ऐसी विच मिल जाए जो कि एनिमल्स स्कल्पटिंग में स्पेशलाइज हो तो हम प्रोडक्ट के रिफाइनिंग प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। वैसे गाइस माफ करना अगर मेरी वर्ड प्रोनाउंस गड़बड़ हो जाए तो मुझे माफ कर देना। हम देखते हैं वो मनी मन कह रहा होता है, अगर हमें एक ऐसी विच मिल जाए जो कि बिजली पैदा कर सके तो बॉर्डर टाउन को अंधेरे में रात बितानी नहीं पड़ेगी, जहाँ राजा बनने के लिए और विचेस को आजाद करने में और इंसानों को एक मॉडर्न एज में ले जाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए वो हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे नाइटिंगेल आ जाती है जो कि उससे कह रही होती है, हर कोई अभी भी बहुत ही ज्यादा टेंस में है तो इसलिए तुम्हें कुछ कहना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उन सभी के सामने बैठा हुआ होता है। खैर सीन कब से कहाँ निकल गया मुझे भी पता नहीं चला। हम देखते हैं रोलैंड उन लोगों से कह रहा होता है, लेडीज मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मैं ग्रे कैसल का 4th प्रिंस रोलैंड विंबलडन हूँ और मुझे बॉर्डर टाउन में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि आज का डिनर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और अगर फ्यूचर में आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो बेहिचक मुझसे या फिर बैंडी से पूछिए। तभी हम देखते हैं कि लाइटिंग क्या रही होती है, हाँ बिल्कुल सही है, आप महाराज से जो भी मांगेंगे महाराज उन्हें दे देंगे, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो। और वैसे भी वो हमेशा नए इन्वेंशन करते रहते हैं। तो उसे ऐसा कहते हुए देख स्क्रॉल उससे कह रही होती, लाइटनिंग तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, प्रिंस इस तरह बात नहीं करते हैं, ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। तभी रोलैंड कह रहा होता है, खैर ये ठीक है, खैर मैं ये प्रेफर करूंगा कि मुझसे बात करते समय तुम लोग कोई भी टाइटल का यूज ना करो और इस डिनर को एंजॉय करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने काफी डिलीशियस खाना होता है, जहाँ पे वो लोग काफी खुशी से ये सब खा रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, डिनर के बाद मैं उनमें से हर एक से उनकी एबिलिटी के बारे में पूछूंगा। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथों में काफी सारे कागज के टुकड़े होते हैं, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, पूरा प्रोसेस एक बड़े जॉब के मेले जैसे लगती है, मुझे ऐसे कोई भी विच नहीं मिली जो कि शेप बना सके या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को धीरे धीरे प्रोग्रेस करने की जरूरत है। हालांकि विचेस का ये बैच ये मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई करता है। सबसे पहला वो जो लेडी है जिसका नेम लीफ है, वो न सिर्फ फलों के पैदावार को बढ़ा सकती है बल्कि सभी पौधे को फ्रीली कंट्रोल कर सकती है। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए एक सेंट्रल पार्ट बनेगी। और जब तक वो बेहतर बीजों की ओर हमारा रास्ता साफ करते रहेगी, हमारा फूड सप्लाई ये और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा और एक बड़ी आबादी को सहारा देगा। इसी के साथ दूसरी स्क्रॉल है। हालांकि विच शायद ही कभी अपनी उम्र तक पहुंच पाती है, लेकिन वो इनह्यूमन मेमोरी को पोजेस करती है और 24 घंटे वर्क कर सकती है, जिसकी वजह से वो बिना किसी खरोच के हर अवेकनिंग को सरवाइव कर पाई है। इसके अलावा जब वो अपनी अडल्टहुड तक पहुंची तो उसकी एबिलिटी स्टेबलाइज हो गई, जहाँ पे वो कुछ ही समय में किसी बुक को पढ़ने के बाद फिजिकली उसे फॉर्म कर सकती है। और ये साफ है कि वो एक नेचुरल टीचर बन सकती है और ऐसा तभी होगा जब हम पब्लिक एजुकेशन आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ ह्यूमिंग बर्ड वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एक क्यूट विच है, जहाँ पे उसकी एबिलिटी वेटलेसनेस है, जहाँ पे वो किसी भी आइटम पर अपना मैजिक का यूज कर सकती है और उस भारी चीज को हल्का बना सकती है, जहाँ पे वो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही वो बैटलफील्ड में भी काफी ज्यादा काम आएगी। इसी के साथ आगे सोराया ज़ोएन वो ग्रे कैसल के कैपिटल में एक मर्चेंट फैमिली की रूट है, जहाँ पे वो यूनिक एबिलिटीज के साथ 19 साल की हुई, जहाँ पे वो अपनी मेमोरी या फिर खुद की इमेजिनेशन से लोगो और लैंडस्केप फोटो रियलिस्टिक इलिस्ट्रेशन रिक्रिएट कर सकती है। उसकी पावर बिना किसी पेंट, इंक और पेपर के एक मैजिक ब्रश है। अगर सीधे तौर पे कहो तो वो एक चलती फिरती कैमरा है। इसी के साथ फिफ्थ विच एको वो साउथर्न कॉन्टिनेंट से आती है, जहाँ मैच्योरिटी से पहले वो सिर्फ एनिमल के नॉइसेस को मिमिक कर पाती थी, लेकिन उसके बाद वो किसी भी साउंड को रेप्लिकेट कर सकती है, जहाँ पे मैं उसके एबिलिटी पर उसका एक नाम रखूंगा, साउंड इल्यूजन। इसी के साथ लिली उसकी उम्र
नंबर 16 है, जहाँ पे वो किसी भी खाने को सड़ने से बचा सकती है, जहाँ पे एसोसिएशन में उसकी पावर को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ पे ह्यूमिंगबर्ड के साथ उसने एसोसिएशन के लिए इंश्योरेंस के रूप में काम किया है। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि क्या उसकी पावर बैक्टीरिया को मार सकती है। इसी के साथ 7th विच, जो कि लीफ के अलावा एक और सरप्राइज है। मून वो एक यंग लड़की है जो कि ज्यादा बातें नहीं करती है, लेकिन वो प्राइसलेस है, जहाँ पे वो अपनी मैच्योरिटी तक पहुँचने से पहले किसी भी चीज को मैग्नेटाइज कर सकती है। उसकी एबिलिटी सिर्फ मेटल तक लिमिटेड है, लेकिन वो आगे जाके किसी भी चीज को मैग्नेटाइज कर सकती है। जहाँ पे नाइटिंगेल ने मुझे बताया है कि मून्स की एबिलिटी को सबसे बेकार माना जाता है, जहाँ पे सारा अक्सर उसे धमकाया करती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल होती है, जहाँ पे ये इंजीनियरिंग किताब की सबसे पुरानी ट्रिक है, और थैंक्स टू फैराडे, गॉस और मैक्सवेल इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारे पास रोशनी होगी। इसी के साथ वो उन सभी के एबिलिटीज को पेपर पे लिखते हुए अपने सामने रख देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कुल मिलाकर बैटल्स और नॉन बैटल्स मामलों के लिए ट्रेडिशनल मॉडल और प्लान्स ये प्लॉजिबल नहीं है। मैं इसकी वजह विचेस को 3 लार्ज कैटेगरीज में रखना चाहूंगा, जहाँ पे सबसे पहले सेल्फ रीइंफोर्सिंग रिएक्शनरी एबिलिटी, जिसे डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट के जरिए अफेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आगे समनिंग, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि यूजर के बाहर एक्टिवेट होती है, लेकिन यदि डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट के जरिए अफेक्टेड होती है। इसी के साथ आखिर में इंचेंटिंग, ये एबिलिटी कांटेक्ट पे आने पर एक्टिवेट होती है, जो कि डिवाइन स्टोन ऑफ द जजमेंट से अफेक्टेड होती है, जहाँ पे ये किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को तुरंत बदल सकती है, जहाँ पे ये एंटी मैजिक बाउंड्रीज के अंदर अपना इफेक्ट बनाए रख सकती है, हालांकि वो बस टेम्परेरी होते हैं। खैर मैं यही रुकता हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे एक रूम पे सारे के सारे विचेस इकट्ठा बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे स्क्रॉल कह रही होती है, नाइटिंगेल तुमने कहा था कि जब हम हर दिन मैजिक को यूज करते रहेंगे तो हमें एंटी फेज से सफर नहीं करना पड़ेगा, तो क्या ये सच है? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, एना और नाना का एक्सपीरियंस पहले ही से साबित कर चुका है, जहाँ पे मैं अपने फॉग के मैजिक के अंदर चेंजेस देख सकती हूँ। लगातार अपने बॉडी को मैजिक वाइटलिटी को ग्रो करने के लिए इनकरेज करना, ये तुम्हारे एंटी फेज के पेन को कम कर सकता है, और अगर तुम अवेकनिंग के पास अगर अपनी पूरी मैजिक खत्म कर देते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तभी वैंडी कह रही होती है, और मेरा मानना यह है कि हर कोई इसे महसूस कर सकता है। जिन दिनों चर्च के जरिए हमारा शिकार किया गया था, तब हम हर सड़क के कोने पे छिप रहे थे, लेकिन हमने अपनी एबिलिटी को यूज करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की। तो लीव उसकी बातें सुनते हुए कह रही होती है, तो ये वही था, इसमें कोई भी हारने की बात नहीं है कि कैंप में वापस जाते समय मुझे जिस एंटी फेज का सामना करना पड़ा वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था, और ऐसा शायद उस खतरे की वजह से हुआ होगा जिसमें मैं थी, जहाँ पे मैं अपनी सुरक्षा के लिए मैजिक का यूज करती रही, और इसी की वजह से मेरी सारी की सारी मैजिक खत्म हो गई थी। तो इसका मतलब हॉली माउंटेन जैसी प्लेस ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसकी बातें सुनते हुए वैंडी उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है, हो सकता है कि हॉली माउंटेन एक फिजिकल प्लेस ना हो, लेकिन हम विचेस को डेविल के रूप में नहीं देखते हैं, और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मैजिक का यूज करने के लिए विचेस के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए तो वो एक हॉली माउंटेन हो सकती है। अब स्क्रॉल कह रही होती है, अगर यही एंटी फेज का इलाज है तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे विचेस ने पहले इसकी खोज कर ली हो? दूसरे विचेस एसोसिएशन किंग्स डोम्स वुल्फहार्ट और डाउन्स में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने उन्हें एक लेटर भेजा, लेकिन उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया। तभी नाइटिंगेल कह रही होती है, हमारे जो महाराज है वो दूसरे सिटीज में छुपे हुए विचेस को तलाश करने का प्लान बना रहे हैं, और अगर तुम हमारे महाराज को ऐसा करने से रोकते हो तो ये बाकी लोगों की कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। तभी हम देखते हैं कि एको कह रही होती है, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ आखिर इस प्रिंस का हमें इस तरीके से लेना इसका क्या मतलब बनता है। तो उसकी बातें सुनते हुए लिली कह रही होती है, शायद ये वो नोवेल्स की तरह है जो कि हमें डांसर बनाना चाहता है। मैन ये ऐसे ही होते हैं। तभी नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, ऐसी बातें मत करो लिली, हमारे महाराज बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, और कुछ देर यहाँ रहने के बाद तुम लोग सब कुछ समझ जाओगे। तभी वैंडी कह रही होती है, ये बिल्कुल सही है और मैं इसका प्रूफ हूँ। खैर वैसे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है तो हर किसी को आराम करने की जरूरत है, और महाराज ने पहले ये कह दिया है कि वो ये चाहते हैं कि उनके टेरिटरी में विचेस और सभी इंसान एक साथ मिलकर नॉर्मल लाइफ जिए। खैर तुम सभी कल एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले हो, तो अभी के लिए जाओ और आराम करो। इसी के अगले दिन हम देखते हैं कि रोलैंड उन सभी विचेस से कह रहा होता है, तो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल को समझ चुके हैं और उस पे अपने नेम को साइन कर दिया है, तो प्लीज अपने अपने प्लान लिस्टेड के अकॉर्डिंग अपने एबिलिटीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तभी वहाँ पे मून कह रही होती है, लेकिन अगर मैं अपनी एबिलिटी को यूज करूंगी तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। पिछली बार मैंने गलती से लिली के ऊपर एक लोहे का टुकड़ा फेंक
दिया था। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है उसके बारे में मत सोचो, हर कोई यहाँ पे तुम्हारी मदद करेगा और अगर तुम्हें किसी भी असिस्टेंस की जरूरत है तो बस कह दो। इसके अलावा लीफ, स्क्रॉल, सॉया इन तीनों को इस मूड में प्रैक्टिस नहीं करना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रोलैंड उन तीनों के सामने बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो कहता है मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा। वेंडी ने मुझे पहले बताया था कि तुम उन खतरनाक क्रीचर से मिल चुके हो और सिर्फ 7 लोग ही बचे हैं, यहाँ तक कि एसोसिएशन का टीचर सैरा वो भी मर चुकी है। तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने वहाँ पे क्या देखा, क्या वे सचमुच वो हाइब्रिड डीमंस थे? तो उसकी बातें सुनते हुए लीव घबराने लगती है और कह रही होती है वो कोई डीमंस नहीं थे, वो अंडरवर्ल्ड के डेविल्स थे। तो रोलैंड कहता है क्या डेविल्स? तो लीव उससे कह रही होती है उनके पास टॉल फ्रेम थे जहाँ पे वो डीमंस को कंट्रोल कर सकते थे और उनके पास मैजिक भी था, बिल्कुल हमारे जैसा। अबे रोलैंड सोराया से कह रहा होता है सोराया क्या तुम भी वहाँ पे थे? तो वो उससे कह रही होती है हाँ मैं भी वहाँ पर थी। तो रोलैंड उसके सामने एक पेपर रखता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम उसका ड्राइंग बना सकते हो और बताओ आखिर ये कैसा था? तो वो उससे कह रही होती है मैं इसकी कोशिश कर सकती हूँ और इसी के साथ वो अपनी पावर को यूज करने लगती है जहाँ पे वो एक पेन को क्रिएट करती है और आंखें बंद करते हुए उस ड्राइंग को और कुछ ही पल में उसे बना लेती है, जो कि देखते रोलैंड और नाइटिंगेल दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे रोलैंड कह रहा होता है तो क्या यही वो डेविल है? तो उसकी बातें सुनते हुए सोराया कह रही होती है हाँ ये वही है। जहाँ पे बाकी सभी लोग भी उस पिक्चर को देखते हैं जहाँ पे लीफ ये देखते हुए कह रही होती है हाँ ये वही है और इसी के साथ ये जो डेविल है ये किसी भी क्रॉसबो बोल्ट से कई गुना तेज भाले को फेंक सकता है। इसी के साथ ये लाइटनिंग को भी समन कर सकता है जहाँ पे इसमें जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और हमारी ज्यादातर बहनें उनके हाथों मारी गई, हालांकि वो अपने स्पेशल अटैक्स का लगातार यूज नहीं करते। इसी के साथ हम उसकी पिक्चर को देखते हैं जहाँ पे लीफ कह रही होती है मैंने उन्हें मारने के लिए इसका ज्यादा फायदा उठाया। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहते हैं क्या तुम अकेले? तो लीफ उससे कह रही होती है इस डेविल के मुखौटे के नीचे एक अजीब सा ट्यूब है और यही इसकी वीकनेस है, जहाँ पे सैरा ने अपनी मैजिक स्नेक से इस ट्यूब को काट दिया था जिससे कि वो भी इन डेविल्स के साथ मर गई थी। जहाँ पे मैंने दूसरे वाले को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज किया और ऐसा लगता है कि इस ट्यूब के अंदर एक लाल गैस है और एक बार जब ये गैस बाहर निकल आती है तो इसके कांटेक्ट में आने वाला पर्सन वो मर जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उस पिक्चर को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है ये बिल्कुल एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसी लगती है, लेकिन आखिर इस युग में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? और अगर मैं कहूँ वो एलियन है तो उनका स्किल और उनके वेपन इससे मेल नहीं खाता है। तभी लीफ कह रही होती है इस शैतान के अलावा हमने आसमान में तैरता हुआ एक सिटी को भी देखा था, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस तक पहुंचने के लिए कितना भी दूर क्यों ना चले, हम जितना ज्यादा चलते हैं वो उतना ज्यादा और दूर हो जाता है। जहाँ लाइटिंग ने हमें इसके बारे में पहले बताया था और मेरा मानना यह है कि ये एक मिराज हो सकता है। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड सोराया से कह रहा होता है क्या तुम इसे बना सकते हो? इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है अगर लीफ सही है और ये सच में एक मिराज है तो इसका मतलब डेविल्स का रियल बॉडी ये बैडलैंड में ही कहीं है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ द माउंटेन रेंज के अंदर एक फ्लैट लैंड में अननोन टेरिटरीज, इसमें कोई भी हारने की बात नहीं है कि वहाँ पे दूसरे लोग भी रह रहे हैं। इसी के साथ वो कह रहा होता है वैसे मेरा आखिरी सवाल, मैंने नाइटिंगेल और वेंडी को ये कहते हुए सुना कि सैरा ने किसी एशियन टेक्स्ट की वजह से हॉली माउंटेन को ढूंढने का डिसाइड किया, तो स्क्रोल क्या तुमने इसे पहले पढ़ा? तो उसकी बातें सुनते हुए स्क्रोल उससे कह रही होती है सैरा ने कभी भी इसे किसी को भी पढ़ने नहीं दिया, लेकिन मैंने एक बार उस पर नजर डाली थी जहाँ पे यह टेक्स्ट काफी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा था और इसका कॉन्टेक्स्ट ये अनइमेजिनेबल था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है क्या तुम मेरे लिए इसे फिर से रिक्रिएट कर सकते हो? मैं इसे देखना चाहता हूँ। तो स्क्रॉल उससे कह रही होती है इसमें जो लिखा है वो सच नहीं है महाराज, फैक्ट ये है कि हॉली माउंटेन एग्जिस्ट ही नहीं करता और मुझे आशा है कि आप भी गुमराह नहीं होंगे। इसी के साथ वो अपने मैजिक से एक बुक को समन करती है और उससे कह रही होती है महाराज मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ आपके लिए हो और इसे और कोई ना देखे, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर्स भी सैरा जैसी बने। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ। इसी के साथ स्क्रोल वहाँ से चले जाती है जहाँ पे हम नाइटिंगेल को देखते हैं जो कि रोलैंड के सामने बैठे हुए चिप्स खा रही होती है। तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है क्या तुम इस चीज को देखने नहीं वाले हो? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है मुझे ऐसी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है जो कि किसी को पागल कर दे। रोलैंड उससे कह रहा होता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि स्क्रोल ने कहा था, ज्यादातर टेक्स्ट को समझना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसका लैंग्वेज और ग्रामर ये बिल्कुल अलग है। हालांकि इसमें एक ब्लडी क्रिम्सन मून और एक ह्यूज स्टोन डोर के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें हॉली माउंटेन वर्ड ये कहीं पर भी नहीं है। इसी के साथ मैं हर एक वर्ड को इंडिविजुअली समझ सकता हूँ, लेकिन
जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो ये अनरीडेबल होती है। तभी वो किसी चीज को देखता है, मतलब किसी वर्ड को देखता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है हम हार चुके हैं, मॉर्टल्स डेविल्स के खिलाफ कभी भी जीत नहीं सकते हैं। जहाँ दी डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट उनके अटैक के अगेंस्ट टिक नहीं सका। वो काफी ज्यादा क्रूअल थे, वो बहुत ही खतरनाक एनिमीज थे। भले उनके पास मैजिक ना हो, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत ही ज्यादा भयानक स्ट्रेंथ थी। दी होली सिटी ऑफ टकीला ये तीतर बीतर हो गया, जहाँ उन्होंने माउंटेन में हाइकिंग किया और रिवर्स को क्रॉस किया, जहाँ पे इसका मतलब अंडरवर्ल्ड के डोर से भागना था। लेकिन अगली बार हम कहाँ पे भागेंगे? कम से कम ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए मुझे और ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। मैं जल्दी मर जाऊंगी। नताशा, डेविल्स की पावर मेरी बॉडी को खा रही है, मेडिसिन ये मुझे बचा नहीं पाएगी। और मैं इसे एक फेवर की रिक्वेस्ट के लिए लिख रही हूँ। एलास का जजमेंट आर्मी एक्सपीरियंट अपने अंत तक आ चुका है। ये बहुत ही बड़ा सक्सेस है। आर्मी इसके आउटस्टैंडिंग वॉरियर्स डेविल के साथ राइवलरी कर रहे हैं। हालांकि वो भूल गए हैं, भले ही जजमेंट आर्मी की जीत हो जाए, जीत हमारी नहीं होगी। जजमेंट आर्मी सिर्फ हमें बर्बाद कर देगी, तो उसे रोको ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो ये सब पढ़ते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता है, अगर सहरा को इसे पढ़ते समय डेविल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं था और उसने सोचा कि ये जो डेविल वर्ड है इसका मतलब विच है, जहाँ पे उसके लिए यकीन करना इनक्रेडिबली इजी हो रहा था कि ये विचेस थी जो कि चर्च के आर्मीज को खत्म कर रही थी। हालांकि ये लॉजिक आखिर में एकदम बेकार था। एग्जाम्पल के लिए इसमें कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि डिवाइन स्टोन ऑफ द जजमेंट विचेस की आर्मी को आसानी से हरा देती है, लेकिन कम से कम मैं ये जानता हूँ कि लास्ट पेज में मौजूद डेविल ये विच नहीं बल्कि एक एक्चुअल स्पीशीज है। लेकिन आखिर चर्च ने डेविल से कब फाइट किया और ये टकीला ये किस तरीके का प्लेस है, इसी के साथ ये जजमेंट आर्मी, मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे नफरत है कि फोर्थ प्रिंस ने कभी भी अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया और अपना दिमाग खराब कर दिया, साथ ही मेरा भी। इसी के साथ वो नाइटिंगेल से कह रहा होता है, वैसे क्या तुम जानते हो कि सारा को वो किताब कहाँ से मिली जिसने उसे पागल कर दिया? तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, जब मैं सोशल में शामिल हुई तो मेरी सिस्टर्स पहले से ही हॉली माउंटेन की खोज के लिए अपना जो सफर है वो शुरू कर चुकी थी। हालांकि वेंडी ने पहले इसके बारे में मेंशन किया था कि एसोसिएशन की शुरुआत कुछ विशेष के जरिए की गई थी, जो कोइंसिडेंटली सैब्रिज टाउन में मिली थी, जहाँ पे सारा, वेंडी और स्क्रॉल उनमें से थी। और बाद में उन्हें टाउन के पास ईस्टर्न फॉरेस्ट में एंशिएंट अंडरग्राउंड रूइंस मिले। हालांकि सारा के अलावा कोई भी जांच करने के लिए नहीं गया, जहाँ पे उसने ये दावा किया था कि उसे वो बुक मिली थी, जहाँ पे बाद में एसोसिएशन का बिल्ड स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस ही लीक हो गया, जिससे कि चर्च ने मैन हंट करना शुरू कर दिया। जिसे देखते हुए सारा ने ये डिसाइड किया कि वो हॉली माउंटेन को ढूंढने के लिए माउंटेन रेंज की तरफ जाएगी, और इस तरह ये एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में आया। खैर महाराज, क्या आप उन रूइंस का इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता, नहीं, ईस्टर्न फॉरेस्ट वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और इसके कंपैरिजन में मेरी टेरिटरी को डेवलप करना ये मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है। साथ ही तुमने जो कहा उसे सुनने के बाद मुझे कुछ आइडियाज आए हैं। बॉर्डर टाउन में विचेस की संख्या काफी अच्छी हो चुकी है और अब एक एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का टाइम आ चुका है। लेकिन चिंता मत करो, इस नए ऑर्गेनाइजेशन के पास एब्सोल्यूट लीडर या फिर कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होगा। इसे बस विचेस को मैनेज करना और उनके एबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए किया जाएगा, जहाँ पे इसका रूल्स ये काफी ज्यादा सिंपल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इलीगल पनिशमेंट से बचने के लिए या फिर क्राइम करने के लिए उनकी एबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, और ये न्यू कम्युनिटी होगी जो कि द विच यूनियन होगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काफी सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई फंक्शन या फिर पार्टी चल रही होती है। और इसी के साथ हम वहाँ पे पेट्रोव को देखते हैं, जो कि ये सेलिब्रेशन देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, ये सेलिब्रेशन कैपिटल में मात्र एक शेडो ऑफ वैंक्विट है। हालांकि ये साफ है कि इसमें एल्क फैमिली का भी एफर्ट शामिल है, जहाँ सभी मेहमान लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के प्रेस्टीजियस बैकग्राउंड से है। इसी के साथ हम इसके बैकग्राउंड पे दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक लेडी होती है जो कि पेट्रोव को देखते हुए शर्माते हुए वहाँ से निकल जाती है, जो कि देखते हुए वो दूसरा पर्सन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे पेट्रोव के पास जाता है और उससे कह रहा होता है, काफी समय हो गया है दोस्त। तो पेट्रोव उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो आदमी उससे कहता है, तुमने बताया भी नहीं कि तुम यहाँ पे आ रहे हो, और क्या तुम सच में यहाँ पे अकेले खड़े होकर शराब पी रहे हो? और हम पुराने दोस्त हैं तो तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है। और क्या लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के लीडर के जरिए तुम्हें एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट नहीं किया गया? ये तो काफी अच्छी बात है। और बताओ बॉर्डर टाउन में माइंस कैसी चल रही है? तुमने तो उनसे बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया
होगा। तो उसकी बातें सुनते पेट्रोव कहता है हाँ ये ठीक है। तो वो आदमी उससे कह रहा होता है ठीक है तुमने सब अपने लिए तैयार कर लिया, मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ। मैं बॉर्डर गार्ड के साथ न्यू हॉली सिटी गया था, लेकिन रास्ते में हम बर्फीले तूफान में फंस गए थे और मुझे 1 सप्ताह तक फ्रॉस्ट वैली में रहना पड़ा। तो पेट्रोव उससे कहता है अच्छी बात है, तुमने पिछली बार से बेहतर परफॉर्म किया और गार्ड को बहुत ही परेशानी से बचाया। तो वो पर्सन उससे कह रहा होता है देखो ये वो जगह है जहाँ पे तुम गलत हो, अगर ये बर्फीला तूफान नहीं होता तो मेरा अंत हॉली सिटी के आइसी वॉल में ही हो जाता। तो उसकी बात सुनते पेट्रोव उससे कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो पर्सन उससे कहता है मैंने ऐसे किसी और से सुना था, लेकिन न्यू हॉली सिटी वो लगभग खत्म हो चुका है, जहाँ पे डीमंस इनर सिटी तक पहुँच चुके हैं। और अगर चर्च ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को नहीं भेजा होता तो हॉली सिटी का चर्च ये मुश्किल में पड़ जाता। हालांकि हर एक 4 ग्रेट किंगडम के आर्मीज को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ पे फ्रॉस्ट वैली से बहुत कुछ नहीं लौटा है और मात्र 1 महीने के अंदर सिटी में जहाँ पे लोगों के पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। तो उसकी बातें सुनते पेट्रोव मन ही मन कह रहा होता है फ्रॉस्ट वैली में ग्रे कैसल का बॉर्डर गार्ड मेनली चर्च की जजमेंट आर्मी की रक्षा का काम करता है, और जबकि 4 ग्रेट किंगडम ने अपने सभी जर्नल्स और वॉरियर्स को हेरमिस में खो दिया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे देखते हो, ये एक प्लान की तरह लगता है। तभी वो दूसरा पर्सन एक अजीब से स्माइल करते हुए कह रहा होता है तो ऐसे क्या तुमने इस इनविटेशन में रूमाल पे ध्यान दिया है। और ऐसे वो दोनों मजाक कर रहे होते हैं तभी उनके सामने एक लेडी आती है, जिसे देख के वो पर्सन कह रहा होता है वो मेरी सिस्टर है जो कि 16 साल की है। मैं जानता हूँ कि उम्र के मामले में तुम दोनों में बहुत ही ज्यादा बड़ा अंतर है, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा मतलब क्या है, मैं जरूर तुम दोनों का साथ दूंगा। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है क्या तुमने लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के लिए बहुत कुछ खो दिया है। मुझे यकीन नहीं है कि रोलैंड विंबलडन इतना ज्यादा लापरवाह होगा। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, जो कि देखते पेट्रोव वहाँ पे जाता है और कहता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस आदमी यानी कि हेरमिस के सामने कुछ लोग होते हैं, जहाँ पे पर्सन कह रहा होता है मिस्टर हेरमिस हमने बॉर्डर टाउन के ओनर के साथ डिस्कस किया है, उन्होंने वहाँ पे एक डोमेन बनाया है और एरिस्टोक्रेट्स के प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये सुनते हुए हेरमिस कह रहा होता है मैं ऐसे मिस्टर पेट्रोव के लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हम आमतौर पर ड्यूक के ऑर्डर के तहत बॉर्डर टाउन में रहते हैं और नॉर्थन माइंस को मैनेज करते हैं। हर सर्दियों में हम वहाँ के लोगों को लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस में लेके आते हैं और उन लोगों को मॉन्स्टर से बचाते हैं। लेकिन इस साल मेरा एक दोस्त जिसका नाम क्रिस कॉर्नेलियस है, जहाँ बॉर्डर टाउन के लीडर के जरिए ये बताया गया है कि उसके घर को उस टाउन के लोगों ने तोड़ दिया है, जहाँ पे उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और उस प्रिंस ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया है कि कॉर्नेलियस एक देशद्रोही है और इसे मार डालने की धमकी दी है। तो सर पेट्रोव क्या ये सचमुच कुछ ऐसा है जो कि किसी व्यक्ति को करना चाहिए। तो उसकी बात सुनते पेट्रोव मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो प्रिंस लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस से पूरी तरीके से अलग होने का प्लान बना रहे हैं। तभी सभी लोग कह रहे होते हैं उसकी हरकतें पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे डर है कि सिर्फ ड्यूक ही उसे रोक सकते हैं। तो और एक पर्सन कह रहा होता है मिस्टर मैडी मैं चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो उनकी बातें सुनते हुए मिस्टर मैडी कह रहा होता है चिंता मत करो, ड्यूक रियान ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है। ड्यूक ने हाल ही में एक आर्मी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और मैं आज यहाँ पे एल्क फैमिली से सर्विस ऑफर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर ड्यूक सीधे तौर पर इसकी देखभाल करते हैं तो हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये सब देख के पेट्रोव थोड़ा सा परेशान होता है, जहाँ पे मैडी से कह रहा होता है मत जाओ वो एक प्रिंस है। उसकी बातें सुनते हुए मैडी से कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि वो एक प्रिंस है, एक प्रिंस जिसके पास गंदगी का एक टुकड़ा है। वैसे शांत हो जाओ, जब हम वहाँ पे जाएंगे तो वो तुरंत खुद को सरेंडर कर देगा, भले ही वो फाइट करना चाहता हो लेकिन फिर भी वो हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए पेट्रोव मन मन कह रहा होता है नहीं मुझे ये डर है कि उसके जरिए तुम्हें चोट पहुँच सकती है। हालांकि मुझे ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो प्रिंस वो हम लोगों का यूज ड्यूक की आर्मी को हराने के लिए कर सकता है और किसी वजह से ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो हनी सगल फैमिली रेजिडेंस लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस में जाता है, जहाँ पे वो अपने फादर के पास जाता है, जहाँ पे इसके फादर उससे कह रहे होते हैं पेट्रोव तो तुम आ चुके हो, हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और अवेलेबल लेबर की रिपोर्ट कलेक्ट करो, मुझे इस स्प्रिंग में ड्यूक की आर्मी को इकट्ठा करने की जरूरत है। तो उसकी बातें सुनते हुए पेट्रोव थोड़ा सा हैरान होता है, जहाँ पे इसके डैड उससे कह रहे होते हैं ड्यूक रियान ने पहले ही रिक्रूटमेंट का फरमान जारी कर दिया है और जब ये बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो बॉर्डर टाउन के खिलाफ जाने के लिए सभी मेजर फैमिलीज उन्हें नाइट्स और सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसकी बातें सुनते पेट्रोव उससे कह रहा होता है आखिर वो लोग कितने लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि सुनते हुए उसके डैड कहते हैं आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हें तो कभी भी इस चीजों में परवाह नहीं थी। खैर
एंड चलो उसे देखते हैं। उसके लिए 25 नाइट्स, घोड़े के साथ 40 हथियारबंद सोल्जर्स और 100 फार्म वर्कर्स और वॉलंटियर सिटीजन्स जिनके पास हथियार भरे हुए होंगे वो उनके साथ होंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, पिताजी आप उस बैटलफील्ड में नहीं जा सकते हो, है ना। उसके डैड उससे कह रहे होते हैं, बेटा आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। तो उसकी बातें सुनते हुए पेट्रोव उससे कह रहा होता है, पिताजी मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। जो कि सुनते हुए उसके डैड हंसते हुए कह रहे होते हैं, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, एक हाथी को आखिर एक चींटी से क्या खतरा हो सकता है। उनके महाराज के पास तो 50 पर्सनल गार्ड्स और कुछ नाइट्स भी नहीं है और हम इजीली उनसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो इसकी बातें सुनते हुए पेट्रोव कह रहा होता है, लेकिन पिताजी सभी को ये लग रहा था कि उन्होंने जो दीवार बनाई थी वो एक रात भी नहीं टिक पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे लोगों ने ये भी कहा था कि वो लोग मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी बॉर्डर टाउन ने इजीली डीमन मंथ को गुजार लिया और अब हर कोई ये सोचता है कि ड्यूक रोलैंड विंबलडन के खिलाफ जीत सकता है। तभी उसके डैड उससे कह रहे होते, बस बहुत हुआ, ये ठीक है कि तुम बैटल से ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देते हो, लेकिन यहाँ तक कि बिजनेसमैन भी इतने ज्यादा कावर्ड नहीं होते हैं। मेरे ऊपर देखो, तुम्हारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, वो सभी डाकुओं और हंटर्स के बीच यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीना तान कर खड़े थे और मेरे बेटे के रूप में तुम बस एक छोटे से बैटल से डर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो उसकी बातें सुनते हैं पेट्रोव मन ही मन कहता है, नहीं पिताजी, अभी के इस जनरेशन में हनीसकल फैमिली ये वेल्थ और आराम का आदी हो चुका है, तो क्या आप अब भी हमारे एंसेस्टर की तरह जी सकते हैं। और इसके अलावा आप उस अनप्रेडिक्टेबल प्रिंस के खिलाफ है जो कि आपको एक स्टिक से निकल सकता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें बॉर्डर टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रोलैंड को देखते हैं जो कि मन ही मन कह रहा होता है, रिसेंटली मैंने अपना वादा निभाया और टीगुई पाइन को एक विस्काउंट के रूप में डिजाइन किया और जो जमीन मैंने उसे दी है वो शहर के बाहर रिवर के साउथ की ओर है और वो जगह अभी भी एक घना जंगल है जो कि एक अनडेवलप्ड लैंड है। और मैंने वादा किया था कि जब मैं डेवलपमेंट शुरू करूंगा तो ये फर्स्ट लाइन पर होगा जहाँ पे इस पे बनने वाला हर एक बिजनेस का एक सर्टेन अमाउंट का शेयर ये पाइन फैमिली की तरफ जाएगा। इसी के साथ वो उसी पाइन की बात याद करता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, महाराज मैं कभी भी कॉमर्स की फील्ड में टैलेंटेड नहीं था, तो अगर आप इसकी देखभाल करेंगे तो ये और ज्यादा परफेक्ट होगा। जो याद करते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, तेगुई पूरी तरीके से सहमत हो चुका है और आखिरकार उसका ध्यान पूरी तरीके से अपनी बेटी और हंट पर है। दूसरी ओर मैंने ब्रायन को नाइटहुड दे दिया है, जहाँ तेगुई का उल्टा उसने सबसे पहले आर्मी में ज्वाइन होने अपनी मिलिट्री अचीवमेंट के बेस पर टेरिटरी को विन करने का फैसला किया और अब मेरे पास एक जनरल मॉडल है कि आखिर मैं इस जगह का यूज कैसे करूंगा। तो वैसे भी रिवर की बाउंड्री को देखते हुए माउंट के रेंज के बीच में एक रेजिडेंटल एरिया हो सकता है जहाँ पे इसे मिलिट्री प्रमोशन टेरिटरी अवार्ड के रूप में यूज किया जा सकता है, जहाँ पे रिवर के दूसरे किनारे का यूज फ्यूचर में फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर के यूज किया जा सकता है, जहाँ पे फॉरेस्ट जो कि बॉर्डर टाउन के वेस्ट पर है उसका विस्तार ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें लकड़ी, खाने लायक फंगी, वाइल्ड बीस्ट और मेडिसिनल हर्ब्स ऐसे बहुत सारी चीजें होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सोराया आती है जो कि रोलैंड से कह रही होती है, महाराज क्या आपने मुझे याद किया। तो उसे देखते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, हाँ प्लीज यहाँ पे बैठ जाओ। और वैसे सिटी हॉल में तुम्हारे काम का प्रोग्रेस ये कैसा है। तो सोराया उससे कह रही होती है, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी सारी पेंटिंग नहीं बनाई है, जहाँ पे मैंने आज उन सभी को पूरा कर लिया है। हालांकि ये एक सिर के आकार की खिड़की से बनाया गया है, लेकिन ये जो ड्राइंग है ये काफी ज्यादा अजीब है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, यह हमारे लोगों को तुम्हारे मैजिक ब्रिज से डरने से रोकने के लिए है। तो ऐसा फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और सच में आजकल का मौसम काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सोराया बॉर्डर टाउन के सभी लोगों की आइडेंटिटी को इकट्ठा कर रही होती है, यानी कि वहाँ के लोगों को गिना जा रहा होता है और उनकी आइडेंटिटी बनाई जा रही होती है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर रोलैंड उससे कह रहा होता है, हालांकि मैंने तुम्हें आज यहाँ पे कुछ बनाने के लिए बुलाया है। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है कि क्या आप मुझसे कुछ बनाना चाहते हैं। तभी रोलैंड वहाँ पे कई सारे कार्ड सामने रखता है और कह रहा होता है, ये मजे करने के लिए कुछ ट्रिंकेट्स है। तो उसकी बातें सुनते हुए सोराया काफी हैरान होती है और इससे कहती है कि क्या फन, खैर तुम जो कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। तो रोलैंड कह रहा होता है, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस कागज के टुकड़े पर एक भारी से क्रॉसबो को पकड़े हुए सोल्जर की पिक्चर बनाओ। तो सोराया कह रही होती है, क्या ये मेरे इमेजिनेशन से बनाओ। तो वो उससे कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, उसकी एज, उसकी एनवायरनमेंट सब कुछ तुम्हारे इमेजिनेशन से बनाओ और अपने इमेजिनेशन को चलने दो। उसकी बातें सुनते हुए सोराया से कहती है, ठीक है मैं इसे ट्राई करती हूँ। और इसी के साथ वो उसे बनाने लगती है, जहाँ पे अजीब तरीके से देखते हैं। रोलैंड कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते जाओ, ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो उसे ऐसे घूरते हुए सोराया काफी ज्यादा घबरा रही होती है और ऐसे वो उस कार्ड को बनाने के लिए ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा होता है और ऐसे ही सोरा एक कार्ड बना लेती है जहाँ पे एक नाइट होता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि रोलैंड एक कार्ड
कार्ड फेंकता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि विचर का कार्ड होता है। और अगर तुम इसके बारे में जानते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हम देखते हैं वो उस कार्ड को फेंकते हुए क्या रहा होता है। मेरी अटैक पावर तुमसे ज्यादा है तो इसलिए मैं जीत चुका हूँ। तो उसे देखते सोरा उससे क्या रही होती है, एक और राउंड महाराज, और इस बार मुझे आपके 10 कार्ड चुनने दीजिए। तो ये सुनते हुए रोलैंड से क्या रहा होता है, खैर देर हो रही है, मुझे अभी भी कुछ मामलों पे ध्यान देना है, तो तुम अपने साथ खेलने के लिए किसी और को ढूंढ सकती हो। तभी उन लोगों को एक आवाज आती है, जहाँ पे ये आवाज सुनते हुए सोरा क्या रही होती है, ये आवाज ये तो एको है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड क्या रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैंने उसे जो ट्यून सिखाया था उसे उसने पूरी तरीके से सीख लिया है। इसी के साथ हम एको को देखते हैं जो कि एक जगह बैठी हुई होती है और बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गा रही होती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम एना को देखते हैं जो कि एक जगह बैठे हुए किताब पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे स्क्रॉल आती है जो कि उससे कह रही होती है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम उनके साथ कार्ड गेम खेलने के लिए नहीं जा रही हो, सारा सभी को बुला रही है, तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये सुनते हुए एना क्या रही होती है, मैं और किताबें पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास तुम लोगों की जैसी पावर्स नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे ही और भी ज्यादा टाइम बिताना होगा। हालांकि इको की आवाज बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो स्क्रॉल कह रही होती है, क्या सच में, और इसी के साथ वो इसके सामने बैठ जाती है जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, एको ही वो है जिसने मुझसे कहा था कि वो सभी सिस्टर्स में से तुम्हारी एबिलिटी की सबसे ज्यादा तारीफ करती है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने लाइक और कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।